हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का द अंडर कवर मिलेनियर कहानी के एपिसोड नंबर 16 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नक्श कपूर जब मेंशन में लौटा तो उसने पल्लवी, सुमित्रा, दर्शन कपूर को सब कुछ बता दिया। नंदनी की मौत का सच, राठौड़ खानदान का वो बदला और मयंक राठौड़ के कांपते हुए हाथों से पल्लवी को सड़क पर छोड़ना, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। पल्लवी ये सब सुनकर सुन रह गई। तभी नक्श ने पल्लवी के दोनों हाथ थामकर बहुत ही कोमलता से कहा, तुम्हें उनसे मिलना होगा पल्लवी। वो मुजरिम जरूर है, लेकिन वो 15 साल से एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। फैसला तुम्हारा होगा मेरी जान। उनकी ये बात सुनकर पल्लवी भी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। अगली सुबह शाह एम्पायर के कमांडोज के पहरे में नक्श की एसयूवी राठौड़ हवेली के प्रांगण में आकर रुकी। नक्श ने गाड़ी का दरवाजा खोला। पल्लवी बाहर निकली। उसके साथ सुमित्रा और दर्शन कपूर भी थे। इसके बाद हवेली का भारी दरवाजा खुला। सामने हॉल में पल्लवी के नाना जी वीर प्रताप राठौड़ और मामा मयंक राठौड़ अपनी नजरें झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे। उनके चेहरे पर वो 15 साल का खौफनाक दर्द और पछतावा साफ नजर आ रहा था। जैसे ही वीर प्रताप राठौड़ ने पल्लवी को देखा, उनके घुटने जवाब दे गए। वो 75 साल का बूढ़ा शेर, राजपुताना गुरूर का प्रतीक, अपनी 10 साल की नवासी के सामने फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उन्होंने रोकर कहा, गुड़िया, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तेरे इस पापी नाना को माफ कर दे। मैंने अपनी बेटी के जाने के गम में तुझे अनाथ कर दिया। मैं अंधा हो गया था मेरी बच्ची। वीर प्रताप के गले में एक ऐसी दर्दनाक और रूह कपा देने वाली आवाज निकली जिसने पूरे हॉल को रुला दिया। मयंक राठौड़ भी पल्लवी के पैरों के पास जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने पल्लवी के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मार डाल देविका। मुझे अपने हाथों से ही मार डाल। मैंने ही तुझे उस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर छोड़ा था। मैं पिछले 15 सालों से हर रात तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुझे अपनी भांजी कहूँ। वहीं पल्लवी बुत बनकर खड़ी थी। उसे गुस्सा आना चाहिए था। उसे इन दोनों को जेल भिजवा देना चाहिए था। लेकिन जब पल्लवी ने इन दोनों इंसान की आंखों में वो 15 साल का जानलेवा पछतावा और तड़प देखी, तो उसके अंदर का वो सुमित्रा माँ का दिया हुआ संस्कार जाग गया। पल्लवी धीरे धीरे जमीन पर बैठी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वीर प्रताप राठौड़ के आंसुओं को पोंछ कर कहा, आप लोगों को ने मुझे उस सड़क पर नहीं छोड़ा होता तो मुझे मेरी सुमित्रा माँ कभी नहीं मिलती। मुझे वो सादगी, वो प्यार, वो जिंदगी कभी नहीं मिलता जिसने मुझे नक्श के काबिल बनाया। आपने जो किया बहुत बड़ा पाप नहीं था नाना जी, लेकिन आपकी इस 15 साल की तड़प ने आपकी सजा पूरी कर दी। पल्लवी की आवाज रुंधी हुई थी, लेकिन उसमें एक बहुत ही गहरी समझदारी थी। ये सब कहकर पल्लवी ने अपने मामा और नाना को गले लगा लिया। हवेली की उन खामोश दीवारों ने 15 साल बाद पहली बार किसी के दिल से रोने और सुकून की आवाज सुनी। दर्शन कपूर भी आगे बढ़कर वीर प्रताप राठौड़ को गले लगा लिया। नंदनी की मौत की वो कड़वाहट आज आंसुओं के इस सैलाब में हमेशा के लिए धुल गई थी। कपूर और राठौड़, जो 15 साल से एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज पल्लवी की एक माफी ने उन्हें फिर से एक परिवार बना दिया। लेकिन इस पूरे मिलन में एक औरत ऐसी थी जो सबसे पीछे एक खंबे के सहारे संकोच से खड़ी थी, सुमित्रा। उसे लग रहा था कि अब पल्लवी को उसके असली और इतने बड़े करोड़पति परिवार मिल गया है। अब पल्लवी अपने उन के साथ मिल जाएगी और अब गरीब और अनपढ़ औरत की क्या जरूरत। सुमित्रा चुपचाप वहां से जाने के लिए पलटी, लेकिन तभी वह नक्श की वो भारी और रुतबेदार आवाज गूंजी, रुकिए माँ जी। ये कहते हुए नक्श ने आगे बढ़कर सुमित्रा का हाथ पकड़ लिया। उन्हें पूरे हॉल के बिल्कुल बीचों बीच उस सबसे बड़ी और शाही आराम कुर्सी पर ले गया। नक्श ने सुमित्रा को वहां बैठाकर कहा, ये कुर्सी आपकी है। तभी दर्शन कपूर, वीर प्रताप राठौड़ और मयंक राठौड़, तीनों अरबपति इंसान आकर सुमित्रा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वीर प्रताप राठौड़ ने अपने कांपते हुए हाथों से सुमित्रा के पैर को छूकर कहा, बहन जी, हमने इस बच्ची को मौत के मुंह में धकेला था और आपने अपना पूरा जीवन जलाकर इसे रानी बना दिया। आज ये राठौड़ हवेली, ये खानदान कपूर, हमारी सारी दौलत सब आपके कदमों की धूल है। आप कोई नौकरानी या गरीब औरत नहीं। आज से आप इन तीनों खानदान की सबसे बड़ी राजमाता है। तभी पल्लवी दौड़कर सुमित्रा की गोद में बैठ गई और उससे लिपट गई।
सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। 15 साल पहले जिस समाज ने उसे घर से निकाला था, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति उसके पैरों में बैठे थे। तभी वीर प्रताप राठौड़ ने अपने वकील को इशारा किया। वीर प्रताप ने पल्लवी के सिर पर हाथ रखकर एक बहुत बड़ा और शाही ऐलान करके कहा, गुड़िया, मैंने 15 साल से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। आज मैं अपने पूरे होशो हवास में अपनी हजारों करोड़ की जायदाद, ये राठौड़ हवेली, ये सारे बिजनेस, राजपुताना सल्तनत का इकलौता वारिस मेरी नवासी देविका यानी पल्लवी को घोषित करता हूं। उनके बाद सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। पल्लवी अब सिर्फ एक गरीब गांव की लड़की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे अमीर और ताकतवर लड़कियों में से एक बन चुकी थी। तभी वीर प्रताप ने पल्लवी के माथे को चूमकर कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी उम्र अभी कॉलेज जाने की है। ये दौलत, ये बिजनेस, ये सब तो नक्श और मयंक संभाल लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी गुड़िया अपनी पढ़ाई पूरी करे। तुम्हें वो सारी खुशियां, वो सारे कॉलेज के दिन जीने का हक है जो तुमसे छिन गए थे। उनकी ये बात सुनकर पल्लवी ने नक्श की तरफ देखा। नक्श ने मुस्कुराकर अपनी आंखें मूंद ली और हामी भरकर कहा, बिल्कुल नाना जी, पल्लवी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और मैं इसके साथ किसी साई की तरह हर कदम पर रहूंगा। ऐसे ही कुछ महीनों का वक्त बीत गया। हैदराबाद के सबसे बड़े और महंगे एलिट सेंट थॉमस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का वक्त आ गया। इस कॉलेज में सिर्फ देश के सबसे बड़े नेता, अरबपति और शाही परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। पल्लवी की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो फटीचर पल्लवी नहीं थी जो फटे हुए सूट और टूटी हुई सैंडल पहनकर दिल्ली की गलियों में घूमे। वो अब राठौड़ परिवार और कपूर परिवार की इकलौती वारिस थी। इसलिए कॉलेज के पहले दिन का नज़ारा ही कुछ और था। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर 4 काली बुलेट प्रूफ गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों से काले चश्मे पहने हुए बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और उन्हें एक रास्ता बना लिया। बीच वाली सबसे महंगी रोल्स रॉयस फैंटम का दरवाजा खुला। उससे पल्लवी बाहर आई। उसे एक बहुत ही क्लासी पेस्टल रंग का डिजाइनर जंप सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर महंगे ब्रांड्स का कोई भारी मेकअप नहीं, बल्कि वही पुरानी सादगी थी। लेकिन अब उस सादगी में एक शाही रुतबा और कॉन्फिडेंस आ गया था। उसके गले में एक पतली सी हीरे की चेन चमक रही थी। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, अमीर लड़के लड़कियां आंखें फाड़कर इस नई रानी को देख रहे थे। तभी एक लड़के ने आह भरकर कहा, ओ माय गॉड, ये देविका कपूर है ना? राठौर और कपूर दोनों एम्पायर्स की इकलौती वारिस। एक और लड़के ने कहा, अरे कितनी खूबसूरत है यार ये। लड़के पल्लवी की तरफ ललचाई नजरों से देखने लगे, लेकिन पल्लवी की आंखें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी। तभी कॉलेज के उसी मेन गेट पर एक पुरानी खटारा चैन से चर चर की आवाज करती हुई साइकिल अंदर आई। उस साइकिल पर एक लड़का बैठा था। उसने एक बहुत ही पुरानी घिसी पिटी, कॉलर से फटी हुई चेक वाली शर्ट पहनी थी। उसकी जींस घुटनों से घिसी हुई थी और पैरों में वही पुराने कीचड़ से सने कैनवास के जूते। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर एक केयर फ्री सी दाढ़ी। ये नक्श शाह था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और खूंखार बादशाह, शाह एम्पायर का मालिक। आज इस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक 2 कौड़ी के फटीचर की तरह एंट्री मार रहा था। वहां खड़े सारे अमीर लड़कियां नक्श को देखकर हंसने लगे। एक लड़की ने अपना नाक सिकोड़ कर कहा, ये भिखारी कहाँ से आ गया हमारे कॉलेज में? तभी एक और लड़के ने कहा, लगता है किसी स्टाफ का लड़का है। लेकिन पल्लवी को लोगों की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जैसे ही नक्श को उस पुरानी साइकिल पर देखा, उसके चेहरे पर दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान आ गई। पल्लवी ने अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे हटने का इशारा किया और दौड़कर नक्श के पास गई। पल्लवी ने बहुत ही प्यार से नक्श की उस फटी हुई शर्ट का कॉलर ठीक करके कहा, तुम लेट हो नक्श। पल्लवी को ऐसे इस फटीचर के कॉलर को ठीक करता देखकर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। करोड़ों की मालकिन एक साइकिल वाले फटीचर के कॉलर को ठीक कर रही थी। तभी नक्श ने अपनी साइकिल के ब्रेक को थपथपाकर बहुत ही कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, क्या करूं मेरी रानी, इस फटीचर की सवारी थोड़ी धीमी है ना? नक्श ने जानबूझकर इस नए कॉलेज में भी अपनी वो फटीचर वाली जिंदगी कंटिन्यू रखने का फैसला किया था। पल्लवी ने कई बार नक्श से पूछा कि जब कुछ सब ठीक हो गया है, जब शाह एम्पायर वापस उसके कदमों में है, तो वो कॉलेज में अपनी असली पहचान क्यों छुपा रहा है? लेकिन नक्श का दिमाग एक बहुत ही गहरी और डरावनी साइकोलॉजी काम कर रहा था। नक्श ने एक रात उसे समझाते हुए कहा था,
पल्लवी, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का खौफनाक वाकया आज भी याद है। जब मेरी दौलत का राज खुला था तो सुहानी जैसी लालची लड़कियों ने मुझे पाने के लिए तुम्हारे खाने में जहर तक मिला दिया था। अगर मैं इस हैदराबाद के कॉलेज में भी शाह एम्पायर के वारिस के रूप में आऊंगा तो यहाँ भी अमीर घमंडी लालची लड़कियां मेरे पीछे पागलों की तरह भागेगी। वो मुझे पाने के लिए तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये कहते हुए नक्श की आंखों में वो पुराना खौफ था। वो अपनी पल्लवी की जान पर दोबारा से कोई खतरा नहीं आने देना चाहता था। इसके बाद नक्श ने पल्लवी के माथे को चूम कर कहा, दूसरी बात, दौलत के दम पर तो दुनिया सलाम करती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कॉलेज के अमीर जादों को यह पता चले कि प्यार और रुतबा कपड़ों से नहीं आता। मैं तुम्हारी उस फटीचर की दुनिया को जिंदा रखना चाहता हूँ जिससे हमने प्यार शुरू किया था। इसलिए नक्श शाह ने दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कॉलेज में नक्श बिल्कुल एक गरीब स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले लड़के की तरह रहता। अमीर लड़के नक्श का मजाक उड़ाते, अरे साइकिल वाले जरा कैंटीन से 2 कॉफी तो लाना। नक्श कभी किसी से नहीं डरता। वो बस खामोशी से अपनी फटी हुई किताबों में सिर झुकाए रहता। वो सिर्फ और सिर्फ एक अदृश्य साई की तरह पल्लवी की सुरक्षा करता। जब भी कोई अमीर लड़का पल्लवी को लाइन मारने या फ्लर्ट करने की कोशिश करता तो नक्श दूर खड़े होकर उसे अपनी एक खौफनाक और चील जैसी शाह एम्पायर की नजरों से सिर्फ घूर लेता था। नक्श की उन नजरों ने इतनी हैवानियत और मौत का खौफ होता कि बड़े से बड़े गुंडे लड़के भी बिना कुछ कहे पल्लवी के पास से दुम दबाकर भाग जाते। पल्लवी ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराती थी। वो जानती थी कि यह टीचर असल में इस पूरे शहर का बाप है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती थी नक्श शाह का रूप पूरी तरह से बदल जाता। कॉलेज खत्म होने के बाद नक्श अपने उस पुराने कमरे में जाता और वहां से एक सीक्रेट रास्ते से शाह इंडस्ट्रीज के उस करोड़ों के सीक्रेट पेंट हाउस में पहुंचता। वहां अपनी वो फटी हुई शर्ट उतार कर फेंक देता। इटली से मंगवाए गए लाखों के 3 पीस सूट पहनता। शाम के 7 बजे के बाद नक्श शाह शाह इंडस्ट्रीज के बोर्ड रूम में मुख्य कुर्सी पर बैठता। उसके एक इशारे पर करोड़ों की डील साइन होती। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बिजनेस टाइकून उसके सामने सिर झुकाकर खड़े होते। नक्श शिगार पीते हुए ऑर्डर देकर कहता, काशीनाथ जी, वो जो कॉलेज के ट्रस्टी हैं जिन्होंने आज पल्लवी को असाइनमेंट के लिए डांटा था, उनकी कंपनी के सारे शेयर्स कल सुबह तक खरीद लो। उन्हें सड़क पर ले आओ। रात के अंधेरे में वो एक ऐसा खूंखार और जय बादशाह बन जाता जिसके नाम से हैदराबाद के हर एक रईस कांपता था। और फिर अगली सुबह वो वापस अपने उसी फटे हुए जूतों और खटारा साइकिल पर बैठकर अपने पल्लवी के पीछे पीछे कॉलेज की कैंटीन में चाय पीता हुआ नजर आता। पल्लवी जो अब राठौर और कपूर खानदान को इकलौती वारिस बन चुकी थी, वो अपने करोड़ों की गाड़ी बॉडीगार्ड्स को कॉलेज में छोड़कर बाहर कैंटीन की उस टूटी हुई बेंच पर बैठकर नक्श के साथ बैठकर समोसे खाती। कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियां उन पर हंसते थे, लेकिन नक्श और पल्लवी अपनी छोटी सी दुनिया में किसी जन्नत से ज्यादा खुश थे। लेकिन इस इलीट कॉलेज में जहाँ सिर्फ दौलत और ब्रांड्स की पूजा होती, वहां पर कोई स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले गरीब बच्चों से दूर भागता था। नक्श जो खुद को एक फटीचर के रूप में धरे हुए था, वो हमेशा कैंटीन के सबसे पीछे वाले कोने में बैठता था। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसकी सादगी और उसकी आंखों की सच्चाई ने नक्श का दिल जीत लिया। उसका नाम जय था। वो जय एक बहुत ही गरीब और बेसहारा परिवार से था। वो इस इंटरनेशनल कॉलेज में अपनी कड़ी मेहनत और टॉप रैंक की वजह से फुल स्कॉलरशिप पर आया था। जय के कपड़े नक्श से भी ज्यादा पुराने होते। उसके जूते कई जगह से सिले हुए थे। वो सुबह कॉलेज आने से पहले अखबार बांटने का काम करता था। शाम को एक गैरेज में गाड़ियां धोता था। जय का इस दुनिया में अपना कोई नहीं था सिवाय उसकी उस छोटी बहन के। उसकी छोटी का बहन का नाम समृद्धि था। समृद्धि भी जय के साथ उसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। समृद्धि एक बहुत ही खूबसूरत, मासूम और शर्मीली लड़की थी। उसने हमेशा पुराने लेकिन साफ सुथरे सूट ही पहने थे। उसकी आंखों में दुनिया के लिए एक अजीब सा डर था, क्योंकि वो जानती थी कि गरीबी क्या होती है। जब अपनी बहन समृद्धि के लिए किसी जय ढाल की काम नहीं था, वो अपनी बहन को दुनिया की हर गंदी नजर से बचा कर रखता था। एक दिन कॉलेज के कुछ अमीर लड़कों ने जय के फटे हुए कपड़ों का मजाक उड़ाया। उसे कंटीन से धक्का देकर बाहर निकाल रहे थे। तब नक्श ने अपनी उसी पुरानी साइकिल की चैन निकालकर उन लड़कों को ऐसी खौफनाक नजरों से घूरा कि वो अमीरजादे बिना कुछ कहे वहां से दुम दबाकर भाग गए। उसी दिन से जय और नक्श के बीच एक बहुत ही गहरा और सच्चा रिश्ता बन गया। नक्श को जय की उस बेबसी, उसकी उस मेहनत और अपनी बहन के लिए
उसके प्रोटेक्टिव रवैये अपनी ही अतीत नजर आता। नक्श को याद था कि उस कैसे अपनी माँ के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाई थी। नक्श ने जय को अपना सबसे पक्का दोस्त मान लिया था, और समृद्धि उस मासूम से लड़के को देखते ही नक्श के दिल में एक बड़े भाई वाली ममता जाग उठी थी। नक्श ने एक दिन समृद्धि के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम आज से मेरी छोटी बहन है समृद्धि। उसका ये प्यार देखकर समृद्धि की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे जय के बाद दुनिया में पहली बार किसी इंसान से इतना सुरक्षित और मजबूत महसूस हुआ था। उधर पल्लवी, जो असल में अरबपति थी लेकिन दिल से वही गांव की लड़की थी, उसने भी समृद्धि को अपनी सगी छोटी बहन की तरह मान लिया था। कॉलेज की वो अमीर और घमंडी लड़कियां जो गुच्ची और अरमानी पहनकर पल्लवी के तलवे चाटने के लिए आती थी, पल्लवी उन्हें अपने पास भी नहीं फटकने देती। लेकिन वो समृद्धि के साथ अपना टिफिन शेयर करती, उसे अपने हाथों से नोट्स बना कर देती, कभी कभी उसे अपनी महंगी गाड़ी में घुमाने भी ले जाती। अब ये चार लोग, नक्श, पल्लवी, जय और समृद्धि, इस घमंडी कॉलेज में एक दूसरे के परिवार बन गए थे। जय को लगता था कि नक्श उसी की तरह एक बहुत ही गरीब और लाचार लड़का है। उसे क्या पता था कि जिस नक्श भाई के साथ वो आधी कटिंग चाय बांट कर पीता है, वो अगर एक चेक साइन कर दे तो पूरा कॉलेज बिक सकता है। लेकिन नक्श अपनी सच्चाई छुपाए हुए था, क्योंकि वो इन दोनों भाई बहनों के उस सच्चे प्यार, बिना किसी हलचल और लालच वाली दोस्ती को खोना नहीं चाहता था। एक दिन ऐसे ही दोपहर में 1 बज रहे थे। कैंटीन के उस कोने वाली पुरानी बेंच पर ये चारों बैठे हुए थे। टेबल पर 4 समोसे और 2 गिलास कटिंग चाय रखी थी। जय बहुत ही मजेदार तरीके से कोई किस्सा सुना रहा था, और समृद्धि खिलखिलाकर हंस रही थी। समृद्धि की वो हंसी इतनी मासूम और बेदाग थी, कंटेन में बैठे कई लड़कों की नजर उस पर टिक जाती। लेकिन जय और नक्श की मौजूदगी में खौफ के कारण किसी की हिम्मत नहीं कि वो समृद्धि की तरफ पलट कर देख भी सके। वहीं पल्लवी नक्श के कंधे पर सिर रखकर चाय की चुस्कियां ले रही थी। नक्श मुस्कुराते हुए जय की बातें सुन रहा था। माहौल बहुत ही खुशनुमा था। लेकिन उन गरीबों की एक छोटी सी खुशी इस जालिम दुनिया और हैदराबाद के उन असली दरिंदों से ज्यादा देर तक छुपने वाली नहीं थी। जब ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे थे, तभी कॉलेज के मेन गेट से बाहर एक बहुत ही खौफनाक, कान फाड़ देने वाली करोड़ों के इंजन की गरजने की आवाज आई। व्रम व्रम। आवाज इतनी तेज थी, कंटेन के शीशे हल्के हल्के कांपने लगे। जिन अमीर लड़कों के पास ओडिया मर्सिडीज थी, वो भी इस इंजन की दहाड़ सुनकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। काले शीशों वाली ब्लड रेड कलर की ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर कॉलेज के गेट को चीरती हुई अंदर दाखिल हुई। गाड़ी ने कंटेन के बिल्कुल सामने वीआईपी पार्किंग एरिया, जहां किसी भी स्टूडेंट्स को गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं थी, जोरदार ब्रेक मारी। टायरों को रगड़ने की आवाज में पूरा कॉलेज का सन्नाटा टूट गया। जय ने अपनी चाय का गिलास नीचे रखकर फटी हुई आंखों से उस करोड़ों की मशीन को देखकर कहा, ये ये किसकी गाड़ी है? आगे से नक्श ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका शाह एम्पायर वाला रडार चालू हो गया। वो इस गाड़ी और उसके नंबर प्लेट पर 0001 लिखा था, अच्छी तरह से पहचानता था। वहीं पल्लवी के चेहरे पर एक घृणा का भाव आ गया। पल्लवी ने धीरे से नक्श के कान में फुसफुसा कर कहा, हैदराबाद के नवाब। तभी लैम्बोर्गिनी के दरवाजे हवा में ऊपर की तरफ खुल गए। अंदर से 2 लड़के बाहर निकले। उनकी एंट्री किसी हॉलीवुड फिल्म के विलन से कम नहीं थी। उनके जूते से लेकर उनके सनग्लासेस तक हर एक चीज इतनी महंगी थी जिसकी कीमत में से कई गरीबों की पीढ़ियां कट जाएं। पहला लड़का था आदिल। आदिल उम्र में बड़ा था लेकिन 25 साल का ही था। उसने एक बहुत ही शार्प इटालियन सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी, क्रूर और खामोश हैवानियत थी। आदिल कोई कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था, वो हैदराबाद का एक खूंखार माफिया और बिजनेसमैन था। वो अपने छोटे भाई को कॉलेज छोड़ने आया था। और दूसरा लड़का था कबीर, इसी कॉलेज के फाइनल ईयर का स्टूडेंट, लेकिन वो कभी पढ़ने नहीं आता था। उसने एक बहुत ही महंगी रेशमी शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर के 3 बटन खुले थे। उसके गले मोटी प्लेटिनम की चेन चमक रही थी, और उसकी आंखों में एक ऐसा गुरूर और नशा था जो सिर्फ बेशुमार दौलत और हर जुर्म से बच निकलने की गारंटी देता था। ये दोनों लड़के हैदराबाद के सबसे कुख्यात और सूखदार नवाब खानदान के वारिस थे। इस शहर में पुलिस, कानून, प्रशासन सब नवाब खानदान के जेब में रहता था। आदिल और कबीर जिस चीज पर हाथ रखते थे वो चीज उनकी हो जाती, और अगर कोई इंसान उसके रास्ते में आता तो अगले दिन उसकी लाश मूसी नदी में तैरती मिलती। कबीर एक नंबर का अयाश नशेड़ी
लड़कियों का भूखा इंसान था और इस कॉलेज की दर्जन अमीर लड़कियां उनकी दौलत के लिए आगे पीछे घूमती थी। कबीर के लिए लड़कियां सिर्फ एक खिलौना थी जिन्हें वो रात इस्तेमाल करता और फिर कूड़े की तरह फेंक देता। जैसे ही आदिल और कबीर कैंटीन की तरफ बढ़े, सारे स्टूडेंट्स डर कर उनके रास्ते से पीछे हटने लगे। किसी की हिम्मत नहीं कि वो नवाबों की आंखों में आंखें डाल सके। तभी आदिल ने अपनी भारी आवाज में अपने छोटे भाई से कहा, कबीर तेरी आज की डील फिक्स हो गई है, शाम को उस क्लब में पहुंच जाना, मैं निकलता हूँ। आदिल वहां से अपनी लैम्बोर्गिनी में वापस बैठ कर चला गया। अब कैंटीन में सिर्फ कबीर बचा था और उसके पीछे उसके दो तीन अमीर लड़के और आ गए। वहीं कबीर ने अपनी आंखों से वो महंगे प्राडा के ग्लासेस उतारे। उसने अपने होठों पर एक बहुत ही गंदी और घमंडी मुस्कान लाकर पूरे कैंटीन का जायजा लिया। वहीं कैंटीन में बैठी लड़कियों को देखकर अपने बाल ठीक करने लगी, लेकिन कबीर की नजरें उन भारी मेकअप ब्रांडेड कपड़े वाली लड़कियों को इग्नोर करती हुई कैंटीन के उस सबसे आखिरी कोने की तरफ चली गई। वहां उस पुरानी बेंच पर जहां समृद्धि बैठी हुई थी, समृद्धि को देखते ही कबीर के कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें समृद्धि के चेहरे पर आकर अटक गई। कबीर ने जिंदगी भर अमीर और चालाक लड़कियों के साथ रातें बिताई थी, लेकिन समृद्धि जैसी पाकीज़ा डरपोक और बेताक कली उसे आज तक नहीं देखी थी। कबीर के दिमाग में वो गंदा और हवस से भरा हुआ जानवर एक झटके में जाग उठा। कबीर ने अपने होठों को जीभ से चाट कर एक बहुत ही घिनौनी और शिकारी नजर से समृद्धि के ऊपर को नीचे देखकर मन ही मन सोचा, ये क्या बवाल चीज है। इस कॉलेज में ऐसी मखमली चीज कब से आ गई। इस चेहरे की ये मासूमियत, इसका ये डर, कसम से इसे नोचने में जो मजा आएगा वो किसी में नहीं। कबीर की आंखों में अब एक ऐसा खौफनाक और गंदा लालच आ चुका था जो किसी भी लड़की की जिंदगी नर्क बनाने के लिए काफी था। कबीर ने अपने बगल में खड़े एक चमचे को कोहनी मारी। कबीर ने अपनी नजरें समृद्धि पर गड़ाए रखकर एक बहुत ही गंदी फुसफुसाहट में कहा, ए हरी, ये पीछे जो माल बैठा है, ये पुरानी सूती कुर्ती वाली, ये कौन है बे? मैंने इसे पहले कभी ना देखा। उसकी ये बात सुनते ही हरी ने पीछे देखा। फिर उसने एक बहुत ही हिकारत भरी हंसी हंसकर कहा, अरे कबीर भाई, आप कहाँ इन सड़क छाप शिकारियों भिखारियों पर नजर डाल रहे हैं। ये वो स्कॉलरशिप वाले कीड़े हैं जो वो लड़का है ना, जय, ये उसी की बहन है समृद्धि। बहुत ही गरीब परिवार से है, इनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते। गरीब सड़क छाप, ये अल्फाज सुनते ही कबीर की वो गंदी मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी हो गई और खौफनाक हो गई। कबीर का घिनौना दिमाग उनके अपने काले मंसूबे बनाने लगा था। उसने एक शैतानी मुस्कान देकर कहा, गरीब है तब तो और भी अच्छा है। इन गरीब लड़कियों को खरीदना सबसे आसान होता है। थोड़ी सी दौलत का लालच दिखाऊंगा, एक दो महंगे कपड़े दिलाऊंगा और ये खुद आकर मेरे बिस्तर पर लेट जाएगी। और अगर प्यार से नहीं मानी तो नवाब के पास जबरदस्ती करने के उठाने के तरीके हैं। इस लड़की को तो मैं अपनी रखेल बनाकर रहूंगा। कबीर ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह समृद्धि नाम की मासूम कली को बहुत जल्द अपने आलिशान फार्म हाउस पर लेकर जाएगा। उसके लिए कोई इंसान नहीं, सिर्फ गोश्त का नया टुकड़ा थी। कबीर अपनी गंदी फैंटेसी इतना डूब चुका था कि लगातार बिना पलक झपकाए समृद्धि को घूर रहा था। उसकी वो नजरें इतनी गंदी और आर पार करने वाली थी, समृद्धि को वह अजीब सी चुभन महसूस होने लगी। समृद्धि ने धीरे से अपनी नजर उठाई। उसने देखा कॉलेज का वो सबसे खूंखार और अमीर नवाब उसे एक जानवर की तरह घूर रहा है। समृद्धि का दिल खौफ से कांप उठा। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और डर के मारे अपने दुपट्टे को अपनी छाती पर कस लिया और वो जय के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। वहीं जय का बात में ध्यान था, इसलिए उसने कबीर को नहीं देखा, लेकिन उस टेबल पर एक इंसान ऐसा बैठा था जिसकी आंखों से इस दुनिया का कोई भी खतरा, कोई भी दरिंदा नहीं छुप सकता था। और वो नक्श था। नक्श जो बाहर में एक फटी हुई शर्ट, पुराने जूते पहने लाचार फटीचर लग रहा था। उसके अंदर का वो शाह एम्पायर का खूंखार रक्षक जाग हुआ था। नक्श ने समृद्धि के चेहरे पर आए उस खौफ को देख लिया था। नक्श की नजरें तुरंत समृद्धि की नजरों का पीछा करके कंटेन के उस वीआईपी एरिया की तरफ घूम गई, जहां कबीर खड़ा होकर वो गंदी और हवस भरी मुस्कान बिखेर रहा था। जैसे ही नक्श की आंखों में कबीर के उस नीच और दरिंदों वाली नजर को अपनी मुंह भोली बहन समृद्धि पर कड़े हुए देखा, नक्श के शरीर का एक एक कतरा उसका खून खोलता हुआ लावे में तब्दील हो गया। कंटेन का तापमान अचानक नक्श के लिए माइनस में चला गया। पल्लवी जो नक्श के कंधे पर सिर रखे हुए थी, उसने नक्श के शरीर से उठने वाली उस अजीब सी खौफनाक सिरहन को महसूस कर लिया।
पल्लवी ने धीरे से सिर उठाकर नक्श की तरफ देखकर कहा, नक्श। पल्लवी की सांसें अटक गई। उसने नक्श की आंखों में वो रूप देखा तो उसने सिर्फ उस विराट राठे को मारते वक्त देखा था। नक्श की आंखें खून से लाल हो चुकी थी। उसकी नजरें कबीर के चेहरे पर लेजर की तरह गड़ गई। नक्श ने अपनी जगह से हिले बिना, कोई भी शोर मचाए बिना, बहुत ही खामोश और मौत जैसी नजरों से कबीर को घूरना शुरू किया। कबीर, जो अभी भी समृद्धि को देखकर अपने होठ चाट रहा था, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गले पर एक ठंडी तलवार रख दी हो। कबीर ने अपनी नजरें समृद्धि से हटाई और सामने देखा। कबीर की आंखें सीधे नक्श की उन लाल और चीर देने वाली नजरों से टकरा गई। कबीर को लगा कि वो एक सड़क छाप लड़के को देख रहा है, लेकिन नक्श की उन आंखों में एक ऐसा खौफनाक, शाही और रूह कपा देने वाला रुतबा था कि कबीर के अंदर का वो नवाब और एक सेकंड के लिए सहम गया। नक्श की वो आंखें बिना कोई शब्द कहे कबीर को एक सीधा और आखिरी फरमान सुना रही थी। वो मेरी बहन है। अगर तेरी गंदी नजर की परछाई भी उस पर पड़ी तो मैं तेरे इस पूरे नवाब परिवार की कब्र इसी कॉलेज के मैदान में खोद दूंगा। मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं वो मौत हूं जो तुझे तेरी दौलत के साथ जमीन में गाड़ देगी। उसकी उन नजरों को देखकर कबीर का ईगो आहत हो गया। एक फटीचर उसे घूर कर चुनौती दे रहा है। कबीर ने अपने दांत पीसे। उसने नक्श पर एक बहुत ही घमंडी और नफरत भरी नजर से देखा, जैसे वो कह रहा हो, ये लड़की अब मेरी है और तू कुछ नहीं उखाड़ सकता। उसके बाद कबीर अपने चमचों के साथ वहां से पलट कर चला गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने शेर की मान में हाथ डाल लिया। कबीर ने समृद्धि को अपने बिस्तर पर ले जाकर खौफनाक गंदा प्लान बनाया था और वो अब सीधा यमराज के दरवाजों तक लेकर जाने वाला था। नक्श ने अपनी मुट्ठियों को टेबल के नीचे इतनी जोर से खींचा कि उसकी उंगली की नसें तन गई। तभी समृद्धि ने डरकर नक्श से कहा, भाई, वो लड़का वो मुझे अजीब तरीके से देख रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। तभी उसकी ये बात सुनते ही नक्श का वो खौफनाक रूप तुरंत एक बहुत ही शांत और प्यार करने वाले बड़े भाई के रूप में बदल गया। उसने बहुत ही कोमलता से समृद्धि के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं मेरी बहन। नक्श ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसे एक भाई का प्यार, एक बादशाह का खौफ, दोनों उसके अंदर छुपे हुए थे। उसने आगे कहा, जब तक तेरा ये नक्श भाई जिंदा है, इस दुनिया का कोई नवाब, कोई दरिंदा तुझे छूना तो दूर, तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और अगर किसी ने जरूरत की तो मैं उसकी आंखें निकाल कर गिद्धों को खिला दूंगा। वहीं नक्श की इन बातों ने जय और समृद्धि को तो बस एक गरीब लड़के का हौसला लगा, लेकिन पल्लवी जानती थी कि ये शाह एम्पायर के वारिस का खौफनाक फरमान है, जो बहुत जल्द हैदराबाद की सड़कों को कबीर के खून से लाल करने वाला है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कबीर पागलों की तरह समृद्धि का रूटीन ट्रैक कर रहा था। उसे पता चल रहा था कि शाम को 4 बजे कॉलेज खत्म होते ही गैराज में गाड़ियां धोने का काम पर वो निकल जाता है, और समृद्धि, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी, उसके पास महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थी। वो रोज शाम को 6 बजे तक कॉलेज की सबसे पुरानी और सुनसान नॉर्थ विंग लाइब्रेरी में रुक कर पढ़ाई करती है। कबीर के शैतानी दिमाग में अपना गंदा जाल बुन लिया। शुक्रवार की शाम थी। कॉलेज के ज़्यादातर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर जा चुके थे। नॉर्थ विंग का वो इलाका बहुत ही शांत और वीरान था। समृद्धि अपनी पुराने सी सलवार कमीज पहने एक कोने में बैठकर नोट्स बना रही थी। तभी लाइब्रेरी से बाहर कबीर अपने 4 हट्टे कट्टे और गुंडे जैसे चमचों के साथ पहुंच गया। कबीर ने लाइब्रेरी के बाहर खड़े चपरासी के मुंह पर 5,000 रुपए दे मारे। कबीर ने गंदी और हवस भरी मुस्कान के साथ उसको ऑर्डर देकर कहा, इस कॉरिडोर का मेन गेट बाहर से लॉक कर दो। अंदर कोई नहीं आना चाहिए। मुझे एक गरीब चिड़िया के साथ कुछ प्राइवेट बातें करनी है। उसकी बात सुनकर चपरासी ने लालच में आकर गेट बंद कर दिया और वहां से खिसक गया। अब पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ समृद्धि थी और उस कबीर का खौफनाक जाल। तभी समृद्धि ने अपनी घड़ी देखी। 6 बजने वाले थे। उसने अपनी किताबें समेटी, पुराने बैग से डाली और लाइब्रेरी से भारी लकड़ी के दरवाजे को खोलकर कॉरिडोर में आ गई। जैसे उसने कॉरिडोर में कदम रखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सामने कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच कबीर खड़ा था। उसने अपनी शर्ट के बटन खोल लिए थे। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी मुस्कान थी। उसके पीछे उसके 4 गुंडे दोस्त रास्ता रोक कर खड़े थे। तभी कबीर ने अपने होठों को चबाकर एक शिकारी की तरह आगे बढ़कर कहा,
कहाँ जा रही हो मेरी जान? इतनी जल्दी क्या है? अभी तो नवाबों की शाम शुरू हुई है। उसका ये गंदा काम देखकर समृद्धि का पूरा शरीर खौफ से कांपने लगा। उसके हाथ से किताबें छूटकर जमीन पर गिर गई। समृद्धि ने रोकर पीछे हटने की कोशिश करके कहा, भैया मुझे जाने दीजिए, मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि वो पीछे हट रही थी, लेकिन पीछे लाइब्रेरी की बंद दीवार थी। तभी आगे से कबीर ने जोर जोर से हंसकर एक दरिंदे की तरह कहा, भैया, अरे यार तुम गरीब लड़कियां भी ना बहुत नाटक करती हो। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। तेरा वो फटीचर भाई गाड़ियां धोता है ना, ये देख। ये कहकर कबीर ने अपनी जेब से 5-5 सौ के नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। समृद्धि के चेहरे के सामने हवा में लहराया। कबीर ने अपनी गंदी नजरों से समृद्धि को घूर कर कहा, एक रात, सिर्फ एक रात मेरे उस आलीशान फार्म हाउस पर चल। तेरी पूरी जिंदगी की गरीबी दूर कर दूंगा। तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। ये फटे हुए कपड़े उतार और ब्रांडेड कपड़े पहन। चल मेरी गाड़ी में बैठ जा। वहीं समृद्धि की आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। उसका स्वाभिमान और उसकी रूह इस गंदी बात को सुनकर कांप रही थी। समृद्धि ने रोकर कबीर के हाथ से झटकने की कोशिश करके कहा, नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो साइड से भागने लगी। लेकिन कबीर ने बहुत ही बेदर्दी से समृद्धि की कलाई को मजबूत हाथों में दबोच लिया। तभी समृद्धि दर्द से चीख पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, छोड़ो मुझे। कबीर का ईगो आहत हो गया। उसका वो अमीरजादे वाला गुरूर जाग उठा। उसने अपनी घमंडी अंदाज में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? तो जानती है मैं कौन हूँ। इस कॉलेज की अमीर से अमीर लड़कियां मेरे बिस्तर पर आने के लिए तरसती हैं, और तू 2 कौड़े की सड़क छाप लड़की मुझे नखरे दिखा रही है। आज तो मैं तुझे इसी फर्श पर यही औकात दिखाऊंगा, फिर तुझे घसीट कर अपनी गाड़ी में डालूंगा। कबीर ने अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार करके समृद्धि को अपनी तरफ खींचा और उसका दुपट्टा खींचने के लिए दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। तभी समृद्धि पूरी ताकत से चीखी। उसके चीखने की आवाज ने कहा, बचाओ, बचाओ मुझे। उसकी चीख उस बंद कॉरिडोर में गूंज रही थी। इसी समय कॉलेज के मेन गेट के बाहर साइकिल स्टैंड पर नक्श अपनी पुरानी साइकिल पर बैठा था। जय अभी अभी वहां गैरेज के लिए निकला था और उसने नक्श से कहा था कि समृद्धि को घर छोड़ दे। नक्श 6 बजने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी नक्श की तेज और खूंखार नजरों ने देखा नॉर्थ विंग की तरफ जाने वाला वो चपरासी बहुत ही घबराया हुआ, पसीना पहुंचकर अपनी जेब में पैसे ठूंसता हुआ बाहर आ रहा है। नक्श का वो शाह एम्पायर वाला दिमाग, वो खतरे को मीलों दूर से सूंघ लेता था और एक झटके में एक्टिवेट हो गया। उसने मन ही मन में कहा, चपरासी इतना घबराया हुआ हो क्या, और उसने नॉर्थ विंग का मेन गेट क्यों लगा दिया? नक्श ने अपनी साइकिल वहीं फेंक दी। उसके कानों में कोई चीख नहीं आई थी, लेकिन उसके दिल में एक बहुत ही खौफनाक बेचैनी होने लगी। नक्श एक चीते की फुर्ती से उस नॉर्थ विंग की तरफ दौड़ा। जो मेन लोहे के गेट के पास पहुंचा तो उसने देखा गेट पर बाहर ताला लगा हुआ है। नक्श ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो पीछे की तरफ भागा, जहां एक पुरानी और टूटी हुई दीवार थी। नक्श ने दीवार पर पैर रखा और एक ही छलांग में उस 10 फुट ऊंची दीवार को फांद कर सीधा कॉरिडोर के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। जैसे ही नक्श कॉरिडोर में दाखिल हुआ, उसके कानों में समृद्धि की वो दर्दनाक और खौफनाक चीख पड़ी। समृद्धि कह रही थी, छोड़िए, छोड़िए मुझे, कोई कोई बचाइए तो। यह सुनकर नक्श की आंखों में खून उतर आया था। उसके शरीर में एक एक नस फटने को तैयार हो गई। आगे एक बहुत ही भारी शीशे का लकड़ी का दरवाजा डबल डोर था, जिससे अंदर से कबीर के गुंडे ने बंद कर दिया था। नक्श दौड़ा। उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की। नक्श ने हवा में उछलकर अपनी पूरी ताकत से उस खौफनाक फ्लाइंग किक के साथ उस दरवाजे पर बीचों बीच दे मारी। शीशा चकनाचूर हो गया। लकड़ी का वो भारी दरवाजा अपनी चौकट से उखड़कर अंदर खड़े कबीर 2 गुंडों के ऊपर जा गिरा। धूल, कांच के टुकड़े और एक भयानक धमाके के बीच नक्श शाह कॉरिडोर में खड़ा था। दरवाजे के टूटने की वो भयानक आवाज सुनकर कबीर के हाथ वहीं रुक गए। उसने समृद्धि की कलाई छोड़ दी। समृद्धि रोते हुए पीछे दीवार से जा लगी और अपने घुटनों में सिर देकर सुबकने लगी। कबीर और उसके चमचों ने जब धूल के बीच उस साए को बाहर आते देखा तो उनके होश उड़ गए। वो कोई पुलिस या गार्ड नहीं था। वो वही पुरानी और फटी हुई शर्ट पहने बिखरे बालों वाला फटीचर था। नक्श की आंखें इतनी लाल और खौफनाक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो साक्षात मौत बनकर आया है। उसने समृद्धि की उस हालात को देखा, उसके गिरे हुए आंसुओं को देखा और फिर
कबीर के उस दरिंदे भरे चेहरे को देखा। तभी कबीर ने अपने डर को छुपाकर जोर से चिल्लाकर कहा, तू, ए फटीचर, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर घुसने की? तू जानता नहीं तूने किसके काम में दखल दिया है? मारो इस साले को, इसकी हड्डियां तोड़ दो। कबीर के चारों हट्टे कट्टे गुंडे जो जिम जाकर बॉडी बनाए हुए थे, वो नक्श की तरफ, पागलों की तरफ दौड़ गए। एक गुंडे ने अपनी जेब से लोहे का नकल डस्टर निकाल लिया। कबीर को लगा कि यह लड़का गरीब सूखा सा चारों बाउंसर्स के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन कबीर इस बात से पूरी तरह अनजान था। नक्श कोई भी सड़क छाप लड़का नहीं था। नक्श शाह जब छोटा था तो अपनी माँ के साथ शाह मैंसन में रहता था, और तब देवराज शाह को अपनी दौलत और दुश्मनों का बड़ा खौफ था। इसलिए उसने अपनी क्रेव मागा और सिल्ट की ट्रेनिंग दिलवाई हुई थी। वो मार्शल आर्ट्स है जो इंसान को सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि दुश्मन की हड्डियां सेकंड में तोड़ना और उसे मौत के घाट उतारना सिखाता है। भले ही नक्श को शाह मैंसन से निकाल दिया गया था, लेकिन वो ट्रेनिंग उसके खून और नसों में बस गई थी। पहला गुंडा जैसे ही नक्श के करीब आया, उसने नक्श के चेहरे पर पंच मारने की कोशिश की, लेकिन आगे से नक्श अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी फुर्ती से अपना सिर हल्का सा साइड किया और गुंडे का हाथ हवा में आ गया। नक्श ने बिजली की रफ्तार से उस गुंडे की कलाई पकड़ी, उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी कोहनी पूरी ताकत से उस गुंडे के जबड़े पर दे मारी। एक खौफनाक आवाज गूंजी। गुंडे का जबड़ा अपनी जगह से हिल गया। वो खून के उल्टे करता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। ये देखकर बाकी तीनों गुंडे सहम गए। तभी कबीर ने घबराकर चिल्लाकर कहा, ये क्या देख रहे हो, मारो इसे। तभी दूसरा गुंडा लोहे का नकल डस्टर पहनकर नक्श की तरफ बढ़ा। नक्श ने एक छलांग लगाई और हवा में उसने उस गुंडे की छाती पर एक जोरदार लात मारी। नीचे आते ही उस गुंडे के घुटने पर अपना बूट इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी घुटने की कटोरी टूट गई। नक्श लड़ नहीं रहा था, वो कत्लेआम मचा रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई पसीना नहीं। वो बिल्कुल एक रोबोट और एक साइलेंट असिस्टेंट की तरह वार कर रहा था। तीसरे और चौथे गुंडे को नक्श ने एक साथ पकड़ा, एक का सिर दीवार पर मारा और दूसरे की गर्दन को अपने पैरों के बीच में फंसाकर जमीन पर पटक दिया। महज 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर कबीर के वो चारों हट्टे कट्टे गुंडे उस कॉरिडोर के फर्श पर अपने टूटी हुई हड्डियों के साथ खून में लथपथ पड़े करहा रहे थे। ये देखकर कबीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। उसका सारा नशा, उसका सारा वो अमीरजादे वाला गुरूर, वो हवस, सब कुछ एक खौफनाक डर में बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी खौफनाक और प्रोफेशनल लड़ाई कभी नहीं देखी थी। वहीं नक्श ने अपने फटे हुए कॉलर को ठीक किया, अपनी शर्ट पर लगे कांच के टुकड़े को झाड़ा और धीरे धीरे, बहुत ही खामोश मौज जैसी चाल चलकर कबीर की तरफ बढ़ने लगा। तभी कबीर ने हकला कर कहा, देख भाई, पैसे चाहिए तुझे? कितने कितने पैसे चाहिए? मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। बस बस मुझे जाने दे, मेरा नाम कबीर नवाब है। मेरे भाई से पंगा मत ले। ये कहकर वो पीछे खिसक रहा था। नक्श कबीर के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। नक्श की उन खून से लाल आंखों को देखकर कबीर की रूह कांप गई। तभी नक्श ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कबीर के उस महंगे रेशमी शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसे हवा में आधा ऊपर उठा लिया। नक्श ने अपनी आवाज को बिल्कुल धीमा रखकर कहा, मैं तुझे यहां मार सकता हूं। लेकिन एक ओंकार शेर की तरह गूंजता वो रखा। वो अपने शाह एम्पायर वाली सच्चाई इन लोगों के सामने बिल्कुल नहीं लाना चाहता था। वो एक गरीब भाई के रूप में कबीर का गुरूर तोड़ना चाहता था। नक्श ने कबीर की आंखों में घूर कर देखकर कहा, लेकिन मैं तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू जा और अपने उस नवाब खानदान को बता दे कि इस गरीब के हाथ सिर्फ गाड़ियां और बर्तन नहीं धोते, ये हाथ हड्डियां भी तोड़ते हैं। मेरी बहन की तरफ तूने जो गंदी नजर डाली है ना, इसके लिए मैं तेरी आंखें निकाल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू डर के साए में जिए। याद रखना, दौलत के दम पर तू लड़कियां खरीद सकता होगा, लेकिन हम पटीचरों की इज्जत को तूने छूने की कोशिश की तो मैं तेरा पूरे नवाबियत की कब्र इसी कॉलेज के मैदान में खोद दूंगा। ये कहते हुए नक्श ने एक जोरदार झटके के साथ कबीर को पीछे की दीवार की तरफ फेंक दिया। कबीर का सिर दीवार से टकराया, उसकी नाक से खून बहने लगा। उसका वह सारा नवाब वाला एटीट्यूड मिट्टी में मिल चुका था। अपने ही गुंडे के सामने और एक फटीचर लड़के से पिटना कबीर के लिए मौत से भी ज्यादा बड़ी बेइज्जती थी। वहीं इसके बाद कबीर ने
न को उसकी तरफ दोबारा भी नहीं देखा और वो मुड़ा और धीरे धीरे चलकर समृद्धि के पास गया। नक्श का वो खौफनाक और हैवानियत से भरा चेहरा आज बहुत ही कोमल और प्यार से भर आया। उसने समृद्धि के पास घुटनों के बल बैठकर बहुत ही प्यार से उसके आंसुओं को अपने खुरदरे हाथों से पोंछा। नक्श ने समृद्धि का दुपट्टा ठीक करके पूछा, तू ठीक है ना मेरी छोटी बहन? डरने की कोई जरूरत नहीं, तेरा भाई आ गया है। तभी समृद्धि फूट फूट कर रोकर नक्श के गले लग गई। उसने सिसक कर कहा, भाई वो बहुत गंदा इंसान है भाई, मुझे बहुत डर लग रहा था। समृद्धि सुबक रही थी। तभी नक्श ने प्यार से उसके सिर को सहला कर कहा, जब तक तेरा ये नक्श भाई जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत तुझे छू नहीं सकती। ये कहते हुए नक्श ने समृद्धि को संभाला और उसे सहारा देकर वहां से बाहर निकलने लगा। उसे अपनी पहचान को बिल्कुल एक सड़क छाप प्रोटेक्टिव गरीब भाई बनाए रखा। इसके बाद नक्श समृद्धि को लेकर उस लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में अब सिर्फ कांच के टुकड़े, खून की बूंदें कराहते हुए गुंडे थे। कबीर दीवार के सहारे जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी नाक से खून टपक रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी बेइज्जती, एक ऐसी नफरत और एक ऐसी खौफनाक आग जल रही थी जो पूरे हैदराबाद को जला सकती थी। कबीर नवाब खानदान का वारिस था। उसने आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था और आज दो कौड़ी के फटीचर लड़के ने उसे सरेआम पीटा था, उसे धमकाया था। कबीर ने अपने खून से सने हाथ को जमीन पर इतनी जोर से पटका, उसकी उंगलियां छिल गई। कबीर ने अपने दांत पीसकर एक खौफनाक और जहरीली फुसफुसाहट में कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी फटीचर। तूने एक नवाब पर हाथ उठाया है। तूने मेरा गुरूर तोड़ा है। अब मैं तेरी इस बहन को तो अपने बिस्तर पर लाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं तेरी वो बोटी बोटी कटवाऊंगा। तुझे मौत की भीख मांगेगा। तूने अभी कबीर का नशा देखा है, अब तू मेरे बड़े भाई आदिल का खौफ देखेगा। ये बड़बड़ाकर कबीर ने अपनी जेब से फोन निकाला। कांपते हुए हाथों से अपने बड़े भाई हैदराबाद के उस खुखार माफिया आदिल का नंबर डायल किया। नक्श ने कबीर का गुरूर तोड़ दिया था, लेकिन उसने अनजाने में ही एक ऐसे खौफनाक और खूनी तूफान को दावत दे दी जो अब नवाब और शाह एम्पायर के बीच एक ऐसा भयानक कत्ले आम मचाने वाला था जिसे शहर कभी नहीं भूल पाएगा। कॉलेज की उस सुनसान लाइब्रेरी कॉरिडोर में जो कुछ हुआ था, उसने हैदराबाद के सबसे कुख्यात नवाब खानदान के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। कबीर, जो अपने पैसे और रुतबे के नशे में लड़कियों को खिलौना समझता था, आज एक फटे हाल लड़के के हाथों अपनी हड्डियां तुड़वा कर खून के आंसू रो रहा था। लेकिन नक्श जानता था कि शांति तूफान से पहले की है। जब किसी जहरीले सांप को कुचला जाता है तो पलटकर डसने की कोशिश करता है। रात के 9 बजे रहे थे। हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित नवाब खानदान के उस आलिशान और किलेनुमा फार्म हाउस में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। हॉल के बीचों बीच रखे महंगे लेदर सोफे पर कबीर बैठा था। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी थी। उसके नाक की हड्डी टूट चुकी थी और दर्द से पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन दर्द से ज्यादा उसे वो बेइज्जती खाई जा रही थी जो एक टीचर ने उसके कुंडों के सामने की। सामने एक हाथ में महंगी शराब का गिलास, दूसरे हाथ में एक जलता हुआ सिगार लिए कबीर का बड़ा भाई आदिल खड़ा था। आदिल हैदराबाद का खूंखार माफिया था जिसके नाम से पुलिस भी कांपती थी। आदिल ने अपना सिगार एस्ट्रे में इतनी जोर से कुचला कि वो टूट गया। उसने गुस्से में अपने दांत भींच कर कहा, एक फटीचर, एक सड़क छाप स्कॉलरशिप वाले लड़के ने मेरे भाई पर हाथ उठाया और वो जिंदा बच गया। तूने अपने 4 बाउंसर्स के साथ मिलकर भी उसे नहीं मारा कबीर? आदिल की आवाज में एक ऐसी खौफनाक और सर्द गूंज थी जो कमरे के तापमान को गिरा रही थी और उसकी आंखों से खून टपकने लगा था। तभी आगे से कबीर ने दर्द से कराह कर कहा, भाई वो कोई आम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में मौत थी। उसने मेरे 4 गुंडों को 30 सेकंड में मार गिराया। वो मार्शल आर्ट जानता है। उसने कहा कि अगर मैंने लड़की की तरफ देखा तो मेरी कब्र खोद देगा। उसकी बात सुनकर आदिल जोर जोर से एक खौफनाक शैतान बनकर हंसा। बोला, कब्र? एक 2 कौड़ी का एक भिखारी नवाबों की कब्र खोदेगा? आज तक जिसने आदिल की तरफ आंख उठाई है, उसकी आंखें निकालकर मैंने मूसी नदी में मछली को खिला दी है। उसने तेरी हड्डियां तोड़ी है ना कभी, अब मैं उसकी रूह तोड़ूंगा। उसे मौत नहीं दूंगा, उसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। ये कहकर आदिल ने अपना शराब का गिलास दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गई। आदिल ने अपनी जेब से सोने का फोन निकाला और एक नंबर डायल किया।
फोन उठाते ही सबसे खूंखार वफादार शूटर को उसने हुक्म दिया। आदिल की आवाज में साक्षात यमराज बोल रहा था। उसने कड़क आवाज में कहा, निहाल, वो जो कॉलेज का स्कॉलरशिप वाला किड़ा है ना, जय, और उसकी वो बहन समृद्धि, आज रात वो दोनों अपने घर जिंदा नहीं पहुंचने चाहिए। लेकिन उस तीसरे फटीचर को मारना मत। पहले उसके सामने उसके उस दोनों भाई बहन की बोटी बोटी काटना। जब वो तड़पेगा तब मैं खुद आकर उसके सिर में गोली मारूंगा। आज रात ही ये काम होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ निहाल ने अपनी लोडेड बंदूक को चेक करके कहा, जी आदिल भाई, काम हो जाएगा। साजिश रची जा चुकी थी। नवाबों के ने नक्श के दर्द देने के लिए उसके सबसे कमजोर हिस्से जय और समृद्धि को निशाना बनाने का खौफनाक जाल बिछा दिया। आदिल को लगा कि उसका यह प्लान बहुत ही सीक्रेट और अचूक है, लेकिन आदिल ये भूल गया कि जिसका वो शिकार करने जा रहा है वो कोई सड़क छाप लड़का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े खुफिया नेटवर्क का मालिक नक्श शाह है। नक्श बचपन से ही दुश्मनों के दिमाग को पढ़ने में माहिर था। लाइब्रेरी की उस घटना के बाद नक्श को 100% यकीन था कि कबीर का भाई आदिल कोई ना कोई नीच हरकत जरूर करेगा। वो सीधा नक्श पर हमला करने के बजाय जय और समृद्धि को मोहरा बनाएगा, क्योंकि वो नक्श को कमजोर समझता था। इसलिए नक्श ने पल्लवी को सुरक्षित उसके घर भेज दिया और खुद को एक साई की तरह जय और समृद्धि के पीछे लग गया। रात के 10 बज चुके थे। हैदराबाद का वो पुराना और गरीब इलाका जहां जय और समृद्धि रहते थे, वहां की सड़कें सुनसान हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी और जय अपनी बहन समृद्धि का हाथ पकड़े बस स्टैंड से उतरकर अपने घर की तरफ पैदल जा रहा था। समृद्धि अभी भी लाइब्रेरी वाली उस घटना से डरी हुई थी। तभी जय ने अपनी बहन को हौसला देकर कहा, तुम डर मत गुड़िया, जब तक मैं और तेरा भाई नक्श है, किसी की हिम्मत नहीं जो तुझे छू सके। उसी सुनसान सड़क पर उनसे करीब 100 मीटर पीछे एक पुरानी दीवार के साए में छुपकर नक्श चल रहा था। उसने अपनी वो फटी हुई शर्ट उतारकर एक काली हुडी पहनी थी, जिसकी कैप उसके सिर पर थी, और उसकी नजरें एक चील की तरह हर तरफ घूम रही थी। तभी नक्श के तेज कानों में एक भारी इंजन की आवाज आई। सड़क के दोनों तरफ से दो काली बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो गाड़ियां अचानक फुल स्पीड में आई और उन्होंने जय और समृद्धि का रास्ता ब्लॉक कर दिया। टायरों को की चुकती हुई आवाज के साथ गाड़ियां रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से 6-7 खूंखार हाथों में लोहे की रोड, हॉकी स्टिक्स और लंबे चाकू लिए गुंडे बाहर निकले। उन सब के आगे एक लंबा, चेहरे पर कट का निशान लिए, हाथ में एक नंगी तलवार पकड़े आदमी चल रहा था, और ये वही निहाल था, आदिल का सबसे खूंखार कुत्ता। उसको देखते ही समृद्धि खौफ से चीखी, भैया, और वो पीछे छुप गई। जय का दिल घबराहट में धड़कने लगा, लेकिन एक भाई होने के नाते वो अपनी बहन के आगे एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। जय ने अपनी कांपती हुई आवाज में हिम्मत कर कहा, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? निहाल ने अपनी गंदी और पीली दांतों वाली हंसी हंसकर अपनी तलवार सड़क पर रगड़ी, जिसे चिंगारियां निकलने लगी। निहाल ने एक खौफनाक लहजे में कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए गरीब कीड़े, बस आदिल भाई का हुक्म आया है, तेरे उस फटीचर दोस्त को थोड़ा दर्द देना है। उसने कबीर भाई पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए आज हम पहले तेरी इस खूबसूरत बहन को उठाएंगे, फिर तेरी टांगे काटेंगे, और वो तेरा फटीचर दोस्त बैठकर तमाशा देखेगा। उसके बात सुनकर जय ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, नहीं, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। ये कहकर जय ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और निहाल की तरफ दे मारा। लेकिन तभी निहाल एक गुंडा आगे आया और उसने अपनी लोहे की रोड से पूरी ताकत से जय के कंधे पर दे मारी, जिसे वो जोर से चिल्लाया और वहीं सड़क पर गिर पड़ा। तभी समृद्धि ने रोकर जय के पास बैठकर कहा, भैया, प्लीज मेरे भैया को मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन तभी निहाल ने समृद्धि के बालों को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। निहाल गालियां बककर आगे बढ़ा और उसने चिल्ला कर कहा, चल चुड़ैल, गाड़ी में बैठ। वहीं समृद्धि ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली, मौत के उस खौफनाक मंजर का इंतजार करने लगी। लेकिन निहाल का वो गंदा हाथ समृद्धि के बालों तक पहुंच ही नहीं पाया। अचानक हवा को चीरती हुई एक बहुत ही खौफनाक लोहे जैसी सख्त चीज निहाल से कलाई से टकरा गई। निहाल के मुंह से एक सुअर जैसी चीख निकली। उसकी कलाई की हड्डी किसी सूखी लकड़ी की तरह टूटकर उल्टी दिशा में मुड़ गई। उसके हाथ से वो नंगी तलवार छूटकर सड़क पर गिर पड़ी। वो दर्द से चिल्लाया, ओह मेरा हाथ। ये देखकर बाकी सारे गुंडे के होश उड़ गए।
उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। धुंध और उस पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक काली हुड्डी पहने एक साया खड़ा था, और उस साया ने अपना कैप पीछे हटाया। वो वो कोई और नहीं, नक्श सा था, लेकिन आज वो कोई फटीचर नहीं लग रहा था। उसकी आंखें में एक ऐसा यमराज का तांडव दिख रहा था। उसके चेहरे पर जो एक ठंडी, बेरहम और कातिल मुस्कान थी, उसने निहाल के गुंडे के खून को जमा दिया था। वहीं उसको देखते ही जय ने बड़े ही खुशी से चिल्लाकर कहा, नक्श भाई। लेकिन नक्श ने जय और समृद्धि की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें सिर्फ उन शिकारों पर थी जिनकी मौत का फरमान वो लिख चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, तूने मेरी बहन की तरफ हाथ उठाया था। नक्श की आवाज में कोई चीख नहीं, सिर्फ एक खौफनाक और सर्द मौत थी। तभी आगे से निहाल ने अपनी टूटी हुई कलाई को पकड़कर पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, मारो इस हरामी को, काट डालो। उसके इतना कहते ही उसके 6 के 6 हथियारबंद गुंडे पागलों की तरह नक्श की तरफ दौड़े। एक ने अपनी हॉकी स्टिक से नक्श के सिर पर वार करने की कोशिश की। तभी आगे से नक्श ने अपनी क्रैक मावा की वो खूंखार ट्रेनिंग का ऐसा जलवा दिखाया जो किसी ने हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं देखा था। नक्श ने हवा में उछलकर उस गुंडे की हॉकी स्टिक्स को अपने पैरों के बीच फंसा लिया, उसे एक जोरदार झटके से नीचे गिराया और अपनी कोहनी पूरी उस पसलियों पर दे मारी। तभी कम से कम 3 पसलियां टूटने की आवाज उस सन्नाटे में गूंज गई। तभी दूसरा गुंडा चाकू लेकर नक्श के पेट में घोंपने लगा। तभी नक्श ने बिजली की फुर्ती से कलाई को मोड़ा और उसी का चाका उसी की जांघ में घोंप दिया और उसे एक जोरदार किक मारकर स्कॉर्पियो के शीशे पर दे मारा। नक्श किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक मशीन की तरह लड़ रहा था। उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। उसका पूरा शरीर एक हथियार था, और वो सिर्फ उन गुंडों को हरा नहीं रहा था, वो उन्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना रहा था। वो किसी का घुटना टूट गया तो किसी का जबड़ा बाहर आ गया, किसी की रीढ़ की हड्डी में ऐसा वार किया कि जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। महज एक सेकंड सेकंड करके मिनट के साथ वो खून से सड़क लाल हो चुकी थी। निहाल के वो खूंखार गुंडे जो इलाके में खौफ फैलाते थे, वो अब खून की उल्टियां कर सड़क पर कीड़ों की तरह रेंग रहे थे। वहीं समृद्धि और जय डर और हैरानी से आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उन्होंने अपने सीधे साधे नक्श भाई का एक खूंखार और कत्ले आम वाला रूप कभी नहीं देखा था। वहीं अब सड़क पर सिर्फ निहाल खड़ा था, जो अपनी टूटी हुई कलाई को पकड़कर डर के मारे कांप रहा था। नक्श धीरे धीरे चलकर निहाल के पास आया। नक्श बहुत ही अच्छी तरह जानता था गुंडे किसके हैं। वो जानता था कि इसके पीछे कबीर और आदिल का हाथ है, लेकिन नक्श ये कबूलनामा जय और समृद्धि के सामने करवाना चाहता था, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी लड़ाई किस हद तक जा चुकी है और उनके नक्श भाई का असली खौफ क्या है। नक्श ने निहाल को गले पर अपना एक हाथ दबोचा और उसे हवा में उठाकर स्कॉर्पियो के बोनट पर पटक दिया। नक्श ने पास ही गिरा हुआ लंबा चाकू उठाया और निहाल की दूसरी कलाई के नसों को ऊपर रख दिया। नक्श ने अपनी आवाज में जहर घोल कर कहा, मुझे पता है तू कौन है कीड़े, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मेरी बहन को उठाने के लिए जिस कुत्ते ने तुझे भेजा है, बोल, वरना तेरी इस कलाई के नसें इस बोनट पर सजा दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा जहर था जिसे सुनकर निहाल की पैंट गीली हो गई। निहाल रोते हुए उस कायर की तरह फूट पड़ा। उसने हकला कर कहा, नहीं भाई, मुझे मत मारना, मुझे आदिल भाई ने भेजा है, आदिल नवाब और कबीर नवाब ने। उन्होंने कहा कि इन दोनों भाई बहन की बोटी बोटी काट कर तुम्हें दर्द देना है। मेरा क्या कसूर है भाई, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। मौत सामने देखकर बड़े बड़े गुंडों का ईगो टूट जाता है। वहीं नक्श के होठों पर एक बहुत ही शैतानी और खौफनाक मुस्कान आ गई। नक्श ने मन ही मन में कहा, आदिल और कबीर, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नक्श ने हाल को बोनट पर नीचे फेंक दिया और मुड़कर जय और समृद्धि के पास गया। नक्श के चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था। उसने बहुत ही प्यार से जय को उठाया और नक्श ने बहुत ही शांत लेकिन हुक्म देने वाली आवाज में कहा, जय समृद्धि को लेकर अपने घर के अंदर जा, दरवाजा लॉक कर ले। तभी आगे से जय ने हकला कर कहा, लेकिन नक्श, वो आदिल नवाब बहुत खतरनाक आदमी है भाई, वो पुलिस और शहर का पाप है, तुम उसे कैसे। उसकी बात सुनकर आगे से नक्श ने जय के कंधे को थपथपा कर कहा, हैदराबाद का वो बाप तब था जब शाह इस शहर में नहीं आया था, तो चिंता मत कर,
आज के बाद ये नवाब खानदान किसी गरीब की तरफ आंख उठा लेना नहीं बचेगा। तुम अंदर जाओ। नक्श की आंखों में वो शाह एम्पायर वाला गुरूर देखकर उनकी आंखें एकदम से झटक गई। नक्श ने अपनी जेब से फोन निकाला और काशीनाथ को एक मैसेज किया। सीक्रेट मैसेज भेजकर जय के घर की सुरक्षा की और इसके बाद जय और समृद्धि खामोशी से अपने घर में चले गए। तभी नक्श ने निहाल की उस काली स्कॉर्पियो की चाबी उठाई और ड्राइवर सीट पर बैठा गाड़ी को फुल स्पीड में नवाबों के उस खौफनाक फार्म हाउस की तरफ दौड़ पड़ा। आज रात हैदराबाद के इतिहास में सबसे खौफनाक इंसाफ होने वाला था। रात के 11 बज चुके थे। नवाब फार्म हाउस का वालिशान लोहे का गेट बंद था। वहां दो हथियारों से लैस गार्ड्स पहरा दे रहे थे। उन्हें लगा कि निहाल अपना काम करके वापस आ गया, इसलिए उन्होंने बिना चेक किए गाड़ी खोल दी और जैसे वो काली स्कॉर्पियो अंदर आई, उसने ब्रेक नहीं मारी। गाड़ी सीधा 100 की स्पीड में उन दोनों गार्ड्स को हवा में उड़ाती हुई फार्म हाउस के मेन कांच के दरवाजे को तोड़कर भयानक धमाके के साथ हॉल के बीचों बीच आकर रुकी। कांच के टुकड़े, धूल, धुआं एक साथ पूरे बवंडर के साथ पूरे हॉल में फैल गया। आदिल और कबीर जो जीत का जश्न मनाकर शराब पी रहे थे, वो इस धमाके से घबराकर अपनी कुर्सी के पीछे और नीचे गिर पड़े। उनके 10-15 पर्सनल बाउंसर्स ने तुरंत अपने पिस्तौल निकाली, उस स्कॉर्पियो को घेर लिया। तभी धुएं के बीच से स्कॉर्पियो का दरवाजा खुला और काले जूतों ने टूटे हुए कांच पर कदम रखा। काली हुड्डी पहने हुए नक्श शाह उस गाड़ी से बाहर निकला। उसको देखते ही कबीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाकर कहा, तू ये फटीचर यहां तक कैसे पहुंच गया? निहाल कहाँ है? तभी आदल ने अपनी पिस्तौल निकालकर नक्श पर तान दी। उसका गुरूर अभी भी जिंदा था। आदिल ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई आदिल नवाब के घर में घुसने की? तूने मौत को दावत दी है सड़क छाप। आज तेरी लाश को कुत्तों को खिलाऊंगा। शॉट हिम। यह ऑर्डर सुनते ही आदिल के बाउंसर ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन नक्श कोई बेवकूफ नहीं था जो मौत के मुंह में बिना तैयारी के चला आए। उसने एक हाथ हवा में उठाया और चुटकी बजाई। तभी फार्म हाउस के शीशे को तोड़ते हुए छतों से रस्सियों के सहारे दरवाजों को ब्लास्ट करके शाह एम्पायर के 50 से ज्यादा खूंखार काले कपड़ों में लिपटे हुए लेजर साइटेड ऑटोमेटिक मशीन गन्स लिए हुए कमांडोज अंदर घुस आए। कुछ ही सेकंड में उन कमांडोज ने आदिल के उन मामूली बाउंसर्स को अपने घुटनों पर ला दिया। सबके सिर पर लाल लेजर की डोट चमक रही थी। यह कोई फटीचर नहीं था, यह तो कोई इंटरनेशनल माफिया, किसी बहुत बड़े एम्पायर का मालिक लग रहा था। आदिल की आवाज कांपने लगी। उसके कांपते हुए उसने कहा, तुम कौन हो? उसका सारा नशा, सारा गुरूर, वो नाबाबियत शाह एम्पायर के उन कमांडोज को देखकर एक झटके में हवा हो गई। तभी नक्श धीरे धीरे चलते हुए आदिल और कबीर के पास गया। उसने फार्म हाउस की दीवार पर सजी हुई एक बहुत ही पुरानी राजपूती और बहुत तेज धार वाली तलवार को अपने हाथ में लिया। तलवार की ठंडी चमक नक्श के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान को और डरावना बना रही थी। तभी नक्श ने तलवार को जमीन पर रगड़कर कहा, मैंने कहा था ना कबीर, तूने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरी नवाबियत की कब्र खोद दूंगा। तूने मेरी बात को हल्के में ले लिया। वहीं कबीर डर के हमारे अपने बड़े भाई के पीछे छुपने लगा। उसने कांप कर कहा, भाई भाई मुझे बचाओ। तभी आदिल ने गिड़गिड़ा कर कहा, छोड़ दे हमें। हमारी जान बख्शने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 50 करोड़, 100 करोड़, मैं सब दे दूंगा, बस हमें जिंदा छोड़ दो। उसकी यह बात सुनकर नक्श जोर जोर से खौफनाक शैतान की तरह हंसा। उसने ठहाका लगाकर कहा, दौलत। ये कहते हुए नक्श ने आदिल के चेहरे पर वो बिल्कुल करीब आकर एक एक शब्द को तेजाब की तरह उगलकर अपनी असली पहचान बताई। नक्श ने अपनी आवाज को खूंखार करके कहा, जिस दौलत का तू घमंड कर रहा है ना कीड़े, वो मेरी गाड़ी के टायरों से उड़ने वाली धूल के बराबर है। मैं नक्श शाह हूँ, शाह इंडस्ट्रीज का मालिक, हिंदुस्तान का वो बादशाह जो तेरी जैसी रियासतों को एक साइन करके खरीद सकता है। तूने एक शाह की बहन पर गंदी नजर डाली, इसकी कीमत मैं पैसों से नहीं, खून से वसूलूंगा। शाह इंडस्ट्रीज का नाम सुनते ही आदिल और कबीर को समझ आ गया। उन्होंने किस साक्षात मौत की दावत दे दी। उनकी पैंट गीली हो गई और जमीन पर गिरकर नक्श के पैर पकड़ने लगे। दोनों भाई फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, माफ कर दो सर, प्लीज सर, हम जिंदगी भर आपके गुलाम बनकर रहेंगे। लेकिन नक्श शाह जब इंसाफ करता तो कोई रहम नहीं दिखाता। नक्श ने अपनी तलवार को हवा में उठाया। नक्श ने अपनी लाल और खौफनाक आंसू से कबीर को देखकर कहा,
तूने अपने पैरों पर चलकर मेरी बहन का रास्ता रोका था कबीर। आज के बाद तू कभी किसी लड़की का रास्ता रोकने के लिए अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तभी शू, हवा को चीरती हुई तेज धार वाली बिजली की रफ्तार से तलवार आई और इसी के साथ कबीर को गगनभेदी दर्दनाक रूह कपा देने वाली चीख पूरे फार्म हाउस में गूंज गई। क्या हो गया था ये? अब क्या करेगा आदिल और क्या करेगा नक्श? क्या नक्श आदिल को भी मारेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी द अंडरकवर मिलियनेयर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक